आशी को सुलाने के बाद क्रिश बाथरूम में फ्रेश होने गया और थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने नीचे हॉल की तरफ आया। क्रिश को अकेला हॉल में आता हुआ देखकर राहुल ने क्रिश से पूछा, अरे क्रिश, तुम अकेले आए हो, आशी कहाँ है और ब्रेकफास्ट नहीं करेगी? अपने डैड की बात सुनकर क्रिश अपने हेड चेयर पर बैठते हुए डैड से बोला, वो डैड एक्चुअली फायरफ्लाई आज बाथरूम में गिर गई थी, उसे चोट लग गई है, तो उसने ब्रेकफास्ट अपने कमरे में ही कर लिया है और अब रेस्ट कर रही है। यह सुनने के बाद घर के सभी लोग थोड़ा परेशान हो गए और अथर्व ने क्रिस से पूछा, क्या आशी को चोट लग गई है? अब कैसी है? यह लड़की भी ना अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। मैं उसे देखकर आता हूँ। अब समर भी अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, मैं भी साथ में चलता हूँ। उन दोनों को आशी के लिए परेशान देखकर क्रिश अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वह फिलहाल रेस्ट कर रही है, बाद में उससे मिल लेना, अभी बैठकर ब्रेकफास्ट करो सब। और अब क्रिश की कमांडिंग टोन सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर वापस बैठ गए। तभी नताशा भी सबसे लास्ट में ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आई और तभी समर का ध्यान नताशा की तरफ गया। नताशा के एक हाथ में बैंडेज हुई थी और उसके हाथ को उसके गले में एक सपोर्टर की मदद से लटकाया हुआ था। नताशा को इस कंडीशन में देखकर समर अचानक ही परेशान होते हुए बोला, अरे नताशा, यह तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में बैंडेज? यह सुनकर अथर्व भी मुंह बनाते हुए बोला, क्या होगा, आज मेरी दोनों बहनों का दिन ही खराब है, दोनों की दोनों बाथरूम में गिर गई, ऐसा लगता है आज बाथरूम में गिरने का दिन है। इतना कहकर अथर्व हंसने लगा, हा 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 हा। अथर्व को हंसते हुए देखकर नताशा मुंह बनाते हुए अपने हाथ में एक केला लेकर अथर्व को पीठ पर मारते हुए बोली, भाई आप बहुत बुरे हो, इधर मुझे चोट लगी है और आप मस्ती कर रहे हो, और दोनों बहनों से क्या मतलब है आपका? आशी भी बाथरूम में गिर गई है क्या? नताशा की बात सुनकर अथर्व और समर ने हाँ में सिर हिला दिया। समर, अथर्व और नताशा आपस में बात कर रहे थे, लेकिन रॉकी खाना खाते हुए एक एक नजर तीनों को देख रहा था। आजकल उससे कोई भी बात नहीं करता था, सभी उससे काफी नाराज रहने लगे थे। नताशा ने एक नजर रॉकी को देखा और फिर अपनी जगह पर बैठ गई। अब नताशा खाना खाने के लिए अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसके सीधे हाथ में चोट लगी थी, लेकिन नताशा से खाना खाया नहीं जा रहा था। यह देखकर समर ने अपनी प्लेट्स का निवाला नताशा के मुंह के आगे बढ़ा दिया। यह देखकर नताशा की आंखें बड़ी हो गई और वह नासमझी से समर की तरफ देखने लगी, लेकिन समर अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लेकर नताशा से बोला, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, तुमसे खाया नहीं जाएगा, इसलिए मेरे हाथों से खा लो। समर की बात सुनकर नताशा ने एक नजर सभी के चेहरे की तरफ देखा। उसे थोड़ा शर्म आ रही थी और उसने समर को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन नताशा की बात सुनकर समर ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे क्या हुआ, मैंने अपने हाथ को बहुत अच्छे से हैंड वॉश किया है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं होगा और तुम्हें ज्यादा फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, हम लोग एक फैमिली हैं, एक दूसरे की हेल्प करना हमारा काम है। आज मैं खिला रहा हूँ, कभी मेरे हाथों में चोट लग जाए तो तुम खिला देना, मैंने सही कहा ना अथर्व? अब समर की बात सुनकर नताशा एक बार फिर सभी लोगों के चेहरे की तरफ देखती है। अथर्व भी हाँ में सर हिला देता है। नताशा ने तिरछी नजर से क्रिश को देखा, शायद वह गुस्सा ना करे, पर क्रिश के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं थे। वह तो उन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। अब नताशा ने धीरे से मुंह खोल दिया और समर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। एना यह सब देख रही थी, शायद उसे यह सब पसंद नहीं था।
वह जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, राहुल ने ऐना के हाथों पर हाथ रख दिया और अपनी आंखों से उसे कुछ ना कहने के लिए इशारा किया। समर नताशा को बहुत ही प्यार से खिला रहा था और रॉकी खाना खाते हुए उन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देख रहा था। न जाने क्यों रॉकी को यह चीज अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। तभी क्रिश खाना खाते हुए बिना रॉकी और नताशा की तरफ देखे बोला, नताशा, जहां तक मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड रॉकी है, लेकिन तुम दोनों के चेहरे के रिएक्शन देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। वैसे क्या सोचा है तुम लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में? क्रिश के इन शब्दों को सुनते ही समर के हाथ अचानक हवा में ही रुक गए। नताशा भी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए क्रिश की तरफ देखने लगी और रॉकी के गले में तो खाना ही अटक गया। ऐना, राहुल और अथर्व के चेहरे के रिएक्शन भी काफी हैरानी भरे थे। तभी क्रिश की बातों को सुनकर रॉकी अपने मुंह का निवाला निगलते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा क्रिश? तुम अच्छे से जानते हो यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है और मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर इसके बारे में सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं नताशा को तलाक दे दूंगा ताकि वह अपनी लाइफ में खुश रहे और मैं अपनी लाइफ में। यह सुनकर राहुल और ऐना रॉकी पर गुस्से से बोले, रॉकी, यह कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने शादी विवाह को कोई मजाक समझ रखा है? चाहे शादी की कंडीशन कुछ भी हो, नताशा अब तुम्हारी वाइफ है। तुम्हें कम से कम एक बार तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। आखिर लाइफ में तुम कभी ना कभी तो किसी से शादी करोगे, तो नताशा में क्या प्रॉब्लम है? वह काफी अच्छी और समझदार लड़की है। और अपने मम्मी पापा की बातों को सुनकर रॉकी उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने यह नहीं कहा मॉम कि वो नताशा बुरी लड़की है, लेकिन मैं उससे यह रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता क्योंकि यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं नताशा की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूं। वैसे भी बिना प्यार के किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए मैंने फैसला ले लिया है और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। रॉकी की बात सुनकर अथर भी गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और रॉकी की तरफ घूरते हुए बोला, बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने रॉकी। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी नताशा तुम जैसे इंसान के साथ शादी जैसे रिलेशनशिप में रहे जिसे अपने रिश्तों की मर्यादा का ख्याल ही ना हो। मैं उसे कुछ नहीं कहता। मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि बेवकूफी मेरी बहन ने की थी, वरना जो हरकत तुमने की है उसके बाद तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। लेकिन तुम तलाक देकर अपनी गलती सुधार रहे हो, यह बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने भी इस शादी के बारे में मॉम डैड को कुछ नहीं बताया। अच्छा होगा तुम जल्दी से जल्दी इस तलाक को देकर इस बेवजह के रिलेशनशिप को यहीं खत्म कर दो। मेरी नताशा को लड़कों की कमी नहीं है। अथर्व की बात सुनकर रॉकी जैसे ही गुस्से से कुछ बोलने वाला था, तभी क्रिश ने अपना हाथ डाइनिंग टेबल पर जोर से मारा। अचानक ही हॉल में शांति छा गई। अब क्रिश अपनी नीली नजरों से सभी को घूरते हुए एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, रुक जाओ, यह कोई मच्छी मार्केट नहीं है, ये मेरा पैलेस है और यहाँ मेरे अलावा किसी और को ऊंची आवाज में बात करना अलाउड नहीं है। अथर्व अपनी जगह पर चुपचाप बैठो, यहाँ किंग मैं हूँ और किंग के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे यह किंग को पसंद नहीं है। तुम दोनों ने अपना फैसला सुना दिया। अब मैं नताशा से जानना चाहता हूँ कि वह क्या चाहती है। और अपने शब्दों को कहते हुए क्रिश ने अपनी ठंडी निगाहें नताशा की तरफ टिका दी। सभी की नजरें की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर नताशा ने अपनी आंखों में आ रहे आंसू छुपाए और अपना सिर नीचे झुका लिया। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब अथर्व अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोला,
वह क्या बोलेगी कृष, वह बच्ची है। अगर उसके पास इतना दिमाग होता तो वह इतना बड़ा फैसला लेती ही नहीं। उसे अपने फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा और बड़ा भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बहन के लिए सही फैसला लूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि वह इस रिलेशनशिप में खुश नहीं रहेगी, क्योंकि जिस इंसान के दिल में कोई और बसा है वह मेरी बहन को अपने दिल में जगह कैसे देगा। अथर्व अपनी बात कह रहा था, लेकिन तभी कृष एक बार फिर गुस्से से गरजते हुए बोला, शट अप अथर्व। मैं एक ही बात बार बार नहीं कहता। जिससे सवाल पूछा जा रहा है जवाब सिर्फ वही देगा। इसलिए बेहतर है कि तुम नताशा पर कोई भी दबाव न डालो। नताशा, जवाब दो, क्या तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? और अब कृष की गुस्से से भरी आवाज सुनकर अथर्व नताशा की तरफ देखते हुए बोला, जवाब दो नताशा, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या तुम एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहती हो जहां इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता और इस रिश्ते को बोझ समझता है? अपने भाई की बात सुनकर नताशा अपनी आंखों में हल्की नमी और इमोशन लिए तिरछी नजर से रॉकी की तरफ देख रही थी। रॉकी के चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वह इस रिलेशनशिप को सच में आगे नहीं बढ़ाना चाहता। समर को नताशा की हालत पर दुख हो रहा था। उसने नताशा के हाथों पर हिम्मत देने के लिए अपना हाथ रखा और अपनी पलकें झटकाकर इशारा किया कि वह अपना फैसला खुद ले सकती है। अब नताशा सभी लोगों के चेहरे की तरफ देखते हुए घबरा रही थी, लेकिन कृष के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वह सिर्फ नताशा की तरफ देख रहा था और उसका फैसला जानना चाहता था। ऐना और राहुल भी काफी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे और अब ऐना की बातों को सुनकर नताशा किसी तरह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में जैसे ही कुछ कहने वाली थी, जी आंटी, वह मेरा मतलब, मैं यह शादी। और इससे पहले कि नताशा अपनी बात को पूरा कर पाती, अचानक कृष के पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल बजने लगा और खामोश माहौल की शांति टूट गई। कृष ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और कॉल रिसीव की। कॉल की दूसरी तरफ राका ने कृष को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर कृष काफी हैरान हो गया और अब कृष ने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन और कोल्ड वॉइस में कहा, मैं आ रहा हूँ। और अब कृष एक नजर सभी पर अपनी ठंडी निगाहों से डालकर बिना कुछ बोले अपनी जगह से खड़ा हुआ। अब वह बाहर जाने लगा, तभी उसे कुछ याद आया और वापस सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ गया। कमरे में आकर उसने देखा कि आशी अभी भी बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई है। उसने आशी को जगाना ठीक नहीं समझा। अब उसने एक पेपर पर नोट लिखकर उसे साइड टेबल पर रख दिया, फिर आशी के माथे पर हल्का सा किस करके वहां से चला गया। इधर दूसरी तरफ हॉल में सभी अपने अपने कमरे की तरफ निकल गए थे और नताशा अपने कमरे में आकर रो रही थी। उसके दिल में कुछ फीलिंग्स थी जिन्हें वह किसी को बता नहीं सकती थी और तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। नताशा ने पीछे पलटकर देखा तो वहां समर खड़ा था। समर को अचानक अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर नताशा, जो इस वक्त बेड पर बैठकर अपने आंसू बहा रही थी, जल्दी से उसने अपने आंसुओं को पोंछा और चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाकर समर को अंदर आने के लिए कहा। समर कमरे के अंदर आया और अब वह नताशा के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देने लगा। छुपाओ मत, रोना चाहती हो तो रो लो, शायद रोने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, पर अफसोस मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। काश कृष कभी गया ही ना होता। उसके जाने के बाद यहाँ सब कुछ बहुत बिगड़ गया है, जिसे संभालना हम लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन मुझे तुम पर गर्व है
कि तुमने अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन नताशा, तुम्हें यह फैसला लेना होगा कि तुम आगे क्या चाहती हो। हाँ, यह फैसला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक कोशिश करनी चाहिए। समर की बात सुनकर नताशा की आंखों में रुके हुए आंसू एक बार फिर निकलने लगे। वह इमोशनल होकर समर की तरफ देखते हुए बोली, कैसे करूं कोशिश समर, तुम जानते हो उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर मैं, कहते हुए नताशा ने अपने शब्द वहीं रोक लिए, क्योंकि वह अपनी फीलिंग्स किसी को बताना नहीं चाहती थी। लेकिन समर बिना कहे भी सब समझ गया। अब वह मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, चिंता मत करो, हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है, जो होता है कान्हा जी की मर्जी से होता है, और जो होगा उन्हीं की मर्जी से होगा। तो फिलहाल के लिए क्या होने वाला है, यह तुम उन्हीं पर छोड़ दो। अगर तुम्हारे मन में उन्होंने तुम्हें एक मंजिल दिखाई है, तो यकीनन उस तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाएंगे। समर अपने हाथों से नताशा के आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर बोला, फिलहाल तुम अपने आंसू पोंछो और चलो आशी से मिलकर आते हैं। बहुत दिनों से उससे बात भी नहीं हुई, पता नहीं उसके पैर में कितनी चोट लगी है। अब समर की बात सुनकर नताशा ने भी अपने आंसू पोंछे और खुद को शांत किया। फिर दोनों कमरे से निकलकर आशी के कमरे की तरफ चल पड़े। लेकिन उन दोनों को इस कमरे से निकलते हुए रॉकी ने देख लिया था, और न जाने क्यों रॉकी को उन दोनों को एक साथ देखकर शायद कुछ अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर में दोनों आशी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे और नॉक किया। आशी ने रिमोट से दरवाजे को अनलॉक करके उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। अपने दोस्तों को देखकर आशी धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। तभी उसकी नजर नताशा के हाथों पर गई। उसके हाथों पर बैंडेज देखकर आशी परेशान हो गई और तुरंत चोट का कारण पूछा। यह सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए बोली, आज का दिन बाथरूम में गिरने का दिन है। तेरे साथ साथ मैंने भी इसे सेलिब्रेट किया है, बाथरूम में गिरकर। यह सुनकर दोनों बहनें हंसने लगी। अब तीनों दोस्त बेड पर बैठे हुए थे। तभी समर ने आशी की तरफ देखते हुए पूछा, और बता, कहाँ गई थी? अपने हस्बैंड के साथ बिना बताए चली गई थी, और हमारे लिए क्या लाई? समर की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, तेरे लिए मच्छियां लाई हूँ, बोल तेरे मुंह में डाल दूं? लालची कहीं का, कभी खुद तो कोई गिफ्ट नहीं देता और मुझसे आया है मांगने। चल हट, हवा आने दे। आशी की बात सुनकर समर ने मुंह बना लिया। वह जैसे ही आशी से कुछ कहने वाला था, उसकी नजर आशी के गले और कॉलर बोन के पास चली गई। आशी के बदन पर कुछ जख्म थे जो अब हल्के नीले पड़ चुके थे। समर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अरे आशी, यह क्या हुआ तुझे? तेरे बदन पर यह निशान और यह नीले पड़ गए हैं। अरे रे रे बेचारी, बहुत जोर से बाथरूम में गिरी थी क्या? दिखा मुझे। कहते हुए समर ने जैसे ही अपना हाथ आशी के गले पर रखने की कोशिश की, आशी और नताशा दोनों उसके कहने का मतलब समझ चुकी थी। अब दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन समर, जो बेचारा हमेशा से अखंड सिंगल रहा था और एक गर्लफ्रेंड के लिए भी अब तक स्ट्रगल कर रहा था, लव वाइट जैसी चीजों से अनजान था। समर की बेवकूफी भरी बात सुनकर आशी ने तुरंत अपने गले में दुपट्टा लपेट लिया और इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोली, हाँ शायद थोड़ी खरोंच लग गई है। लेकिन समर को आशी की बात पच नहीं रही थी। वह जैसे ही कुछ कहने वाला था, नताशा जो शर्म से लाल हो चुकी थी और जिसे आशी से कुछ बात करनी थी, उसने बहाना बनाते हुए कहा, समर, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो, मुझे आशी से कुछ पर्सनल बात करनी है। और अब नताशा की बात सुनकर समर आगे कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। समर के जाने के बाद नताशा जोर जोर से हंसने लगी। आशी को नताशा के हंसने का कारण समझ नहीं आ रहा था।
उसने नासमझी में नताशा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है नताशा, तू इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है? अब नताशा ने आशी के गले से उसका दुपट्टा हटाकर उन जख्मों को देखते हुए कहा, लगता है तेरा साइको कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। वैसे कैसी रही तेरी फर्स्ट नाइट? उसने ज्यादा तंग तो नहीं किया? इन शब्दों को कहते हुए नताशा की आंखों में शरारत झलक रही थी। वह आशी को छेड़ रही थी, लेकिन आशी उसकी बातों को सुनकर अपना शर्म से लाल चेहरा संभालते हुए इधर उधर देखने लगी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह बोली, कैसी बातें कर रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। आशी को इस तरह शर्माते हुए देखकर नताशा एक बार फिर जोर जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा जी, कुछ नहीं समझी। देख, बहाना मत बना। आशी, तेरी बॉडी और तेरा शर्म से लाल चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम दोनों ने आखिर एक दूसरे को हासिल कर ही लिया। और बता, उसने अपना लव कन्फेशन किया कि नहीं, या बस यूं ही? और तुम लोग गए कहाँ थे अपनी स्पेशल नाइट एंजॉय करने के लिए? मुझे भी बताना, बहन हूं मैं तेरी। नताशा ने के पूछने पर आशी ने थोड़ा शर्माते हुए उसे सब कुछ बता दिया। आशी की बातें सुनने के बाद नताशा का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से अपना मुंह खोल आशी से बोली, ओ माय गॉड आशी, तू यह क्या कह रही है? तेरा साइको इतना रोमांटिक है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। यार, तुम लोगों का तो बढ़िया है। दिखने में वह कितना खड़ूस लगता है, लेकिन उसके प्यार करने का स्टाइल तो सही है, गजब है। यार, यह तो पूरा का पूरा नारियल निकला, ऊपर से सख्त अंदर से नर्म। सच आशी, मैंने कहा था ना कि वह तुझे बहुत प्यार करता है, पर तू ही मानने को तैयार नहीं थी। सच में मैं ना तेरे लिए बहुत खुश हूँ। काश ऐसा लाइफ पार्टनर सबको मिले। कहते कहते नताशा की आंखों में कुछ इमोशन आ गए और उसका चेहरा मायूस हो गया। उसके इस एक्सप्रेशन को आशी ने भी नोटिस कर लिया था। आशी अपने चेहरे पर दुख लाते हुए नताशा के गले लग गई और बोली, थैंक यू नताशा, यह सब तेरी वजह से हुआ है मेरी बहन। अगर तूने उस दिन मेरी हेल्प ना की होती तो शायद आज मेरी लाइफ में यह खुशियां ना होती, लेकिन तेरे इस फैसले की वजह से तेरी लाइफ स्पॉइल हो गई। मुझे सचमुच इस बात का बहुत दुख है। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि तुझे भी रॉकी इतना ही प्यार करे, तुम दोनों की लाइफ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसे अपनी गलती का एहसास हो। तू जिस प्यार और मोहब्बत को डिजर्व करती है वह तुझे जरूर मिले। आशी नताशा के गले लगकर यह बातें कह रही थी। उसकी आंखों में सचमुच अपनी बहन के लिए दुख झलक रहा था। अब नताशा की आंखों में भी आंसू आ गए। नताशा ने अपने भरे हुए गले से आशी को सीने से लगाते हुए कहा, तू मेरे लिए दुखी मत हो आशी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। यह तो शायद मेरी किस्मत थी, जिसने मुझे मेरे प्यार से मिलवाकर भी उससे दूर करने का फैसला कर लिया है। शायद कान्हा जी ने मेरी किस्मत में यही लिखा था। और नताशा की इन बातों को सुनकर आशी हैरानी से झटके से उससे अलग हुई। अब वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन में बोली, तेरा प्यार से तेरे प्यार से मिलवाकर मतलब? इसका मतलब नताशा, तू रॉकी से प्यार करती है? लेकिन कब और कैसे हुआ यह? आशी की बात सुनकर नताशा ने अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन क्या फायदा, इस किताब को अब बंद करने का वक्त आ गया है। मैं उससे प्यार करती हूँ, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? उसे तो मुझसे प्यार नहीं है। इनफैक्ट आज तो कृष्ण ने भी हम दोनों से हमारी शादी के रिलेशनशिप को लेकर फैसला पूछा था कि हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। रॉकी का फैसला तो साफ है कि वह इस शादी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि वह जबरदस्ती की इस शादी को नहीं मानता। नताशा की बात सुनकर आशी ने हैरानी से पूछा, और तेरा क्या फैसला है? तूने साइको को क्या जवाब दिया? क्या तू इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेगी? देख नताशा, मैं जानती हूँ
रॉकी अभी फिलहाल भटका हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके लिए तुझसे अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन यह भी सच है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। मेरे ख्याल से तुझे एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जो अपने प्यार को हासिल कर पाते हैं। और यह बात मैंने साइको से इन 5 महीनों की दूरी में सीखी है। अपनी मोहब्बत के बिना जीना कितना मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से तुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। आशी की इन बातों को सुनकर नताशा ने अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाते हुए कहा, क्या फायदा आशी, कोई भी कोशिश एक तरफ से नहीं होती। प्यार अगर एक तरफ से हो तो वह कभी कामयाब नहीं हो सकता। और वैसे भी अथर भाई भी इस शादी से खुश नहीं है, तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए सबको तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। नताशा की बातों में उसका दर्द साफ नजर आ रहा था और आशी उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। अब नताशा अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए आशी की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, खैर तू छोड़ मेरी बातें, तू अपना और अपने प्यार का ख्याल रख। तुझे बहुत मुश्किल से उसका साथ मिला है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, यह सोचकर कि कम से कम तू तो खुश है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तू आराम कर, कहकर नताशा आशी को बाय बोलकर वहां से चली गई। और नताशा के जाने के बाद आशी की भी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपनी बहन के लिए दुख हो रहा था और खुद की वजह गलती समझ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार वह थी। इधर दूसरी तरफ क्रिश हमेशा की तरह अपने चेहरे पर एटीट्यूड और ठंडा ऑरा लिए अपने सीक्रेट अड्डे पर राका के सामने हमेशा की तरह एक बड़े से किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा था। तभी राका ने उसे एक सूटकेस दिखाते हुए कहा, किंग, काफी हैरानी वाली बात है, उस अनजान शख्स ने विवान खन्ना के इस सिगरेट बैग को चुराने के बाद आज सुबह ही सीक्रेटली हमें ये सेंड कर दिया। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा उसने इतने एक्सपेंसिव और सीक्रेट इंफॉर्मेशन वाले इस लैपटॉप को हमारे पास क्यों भेजा। क्या उसे इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। इस लैपटॉप में विवान खन्ना के बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो उसे बहुत कमजोर कर सकती है। इसके बदले विवान खन्ना कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था, तो इतनी मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर इस बैग को चुराने के बाद उस इंसान ने यह बैग खुद क्यों नहीं रखा, यह बैग हमें क्यों भेज दिया। राका की बात सुनकर क्रिश ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या इस बैग के साथ तुम्हें कुछ और भी मिला है। राका ने एक पैकेट क्रिश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, किंग, इस बैग के पास यह पैकेट पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। यह तो पेपर का बना हुआ बस एक पैकेट है, एक लिफाफा। राका की बात सुनकर क्रिश ने वह लिफाफा अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखा। उस पर कुछ भी नहीं लिखा था, वह सिर्फ प्लेन पेपर था। लेकिन फिर क्रिश ने अपने पॉकेट से एक लाइटर निकालकर उस पेपर के नीचे रखा और उसे चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगा। धीरे धीरे उस पेपर पर कुछ लिखा हुआ उभरने लगा, जिसे देखकर राका काफी हैरान हो गया। अब उसने हैरानी से कहा, यह तो कोई सीक्रेट मैसेज है। अब क्रिश और राका दोनों ही उस मैसेज को पढ़ने लगे, जिस पर लिखा था, ड्रैगन किंग, तुम सोच रहे होंगे कि यह बैग तुम्हारे पास मैंने क्यों भेजा है। एक ऐसा बैग जिसे पाने के लिए कोई भी माफिया कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। मैंने तुम्हें बिना किसी डील के यह क्यों दिया है। तो मेरा जवाब है, क्योंकि मुझे पता है तुम इस बैग के इस लैपटॉप में रखी हुई इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करोगे। हम दोनों का एक ही मोटिव है, माफिया किंग विवान खन्ना की बर्बादी, जिसे फिलहाल तुमसे बेहतर कोई अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए तोहफा कबूल करो। और हाँ, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे भी तुम्हें ऐसी बहुत सी चीज मिलेगी जिन्हें जरिया बनाकर हम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। वह कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
वही समझ लो। और यह तोहफा मेरी दोस्ती का पहला नजराना है, तुम्हारे नए दोस्त पी की तरफ से। यह कौन सी नई पर्सनैलिटी है जो माफियाओं के वर्ल्ड में आई है? किंग, क्या लगता है तुम्हें? क्या वह सच कह रहा है? क्या हमें सचमुच उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, बिना यह जाने कि वह कौन है और कहां से आया है? कहते हुए राका काफी कंफ्यूज था, लेकिन राका की बात सुनकर किंग क्रिश उस बैग की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में राका से बोला, वह कौन है और क्या चाहता है, यह तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल इस लैपटॉप को चेक करो और इसमें से इंफॉर्मेशन निकालो। विवान खन्ना की बर्बादी अब शुरू हो चुकी है। और हाँ, पता करो उसका लुक कैसा है। समझ आया आखिर यह पी क्या चीज है? कहते हुए क्रिश के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी और इधर दूसरी तरफ विवान खन्ना गुस्से से पागल हो रहा था। उसने गुस्से में आकर उस रात गोदाम में बचे हुए जितने भी गार्ड थे उन सभी को खत्म कर दिया था, क्योंकि न सिर्फ उसका करोड़ों का नुकसान हुआ था, बल्कि उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन वाली बैग भी वहां से गायब हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, किसी ने उसे सामने से आकर चैलेंज किया था। यह बात माफिया किंग कैसे बर्दाश्त कर सकता था? विवान खन्ना के चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े थे और विवान खन्ना के बगल में खड़ा डैनियल डर के मारे कांप रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। तभी विवान खन्ना की गुस्से भरी नजर डैनियल पर पड़ी। अपनी शामत आई हुई देखकर डैनियल अपना सलाइवा गटकते हुए जल्दी से एक स्केच और लैपटॉप विवान खन्ना के आगे करते हुए बोला, सर, उस इनफिल्ट्रेटर का स्केच हमने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया है। हालांकि अभी भी हम लोग कंफर्म नहीं है कि वह बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बस बचे कुछ गार्ड के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमने यह स्केच तैयार करवाया है। डैनियल की बात सुनकर विवान अपनी कुर्सी पर बैठा और अब वह किसी साइको की तरह उस लैपटॉप पर उस स्केच को देख रहा था। और अब डैनियल ने बताना शुरू किया, सर, इस हमलावर की हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच की है। यह काफी लाइट वेटेड और फास्ट मूव वाला इंसान है। लाइट वेट होना ही इसके फास्ट मूव का कारण है। कहीं भी छुपकर वार कर सकता है। सर से लेकर पांव तक ब्लैक लेदर की ड्रेस पहने हैं। इसके टॉप एरिया में एक ब्लैक हुडी है। चेहरे पर ब्लैक डेविल मार्क्स, जिसके कारण उसका चेहरा देखना नामुमकिन है। हाथों में ब्लैक लेदर ग्लव्स और बाघ पंजा, जिसे वह अपने हाथों में किसी खंजर की तरह पहन कर रखता है। और फाइटिंग के दौरान वह इस बाघ पंजे से सबके गले पर वार करके खत्म कर देता है। ऐसा करने से सामने वाले के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाती और वह 1 मिनट में मौत की आगोश में चला जाता है। उसकी फाइटिंग स्किल और कराटे मूव्स काफी फास्ट हैं, जिन्हें डिक्टेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह चाहे जो भी हो, माफिया किंग बहुत फास्ट और इंटेलिजेंट है। डैनियल के डिस्क्रिप्शन के बाद विवान खन्ना उस स्केच को ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक बार फिर गुस्से से पागल होने लगा। वह लगभग जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए डैनियल को ऑर्डर देते हुए बोला, आखिर यह कौन है जो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसका निवाला खींच रहा है? पता करो डैनियल, यह मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। इसे पता नहीं है इसने किसकी गिरबान में हाथ डालने की कोशिश की है। मुझे यह किसी भी कीमत पर चाहिए और जिंदा चाहिए। इन शब्दों को कहते हुए विवान गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी भूरी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। माथे और हाथों की नसें उभरी हुई थी। इधर दूसरी तरफ क्रिश रात लगभग 12:30 बजे घर आया। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर बेड पर बैठकर अपनी पढ़ाई करती हुई आशी पर पड़ी। क्रिश ने आशी की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, क्या हुआ फायरफ्लाई, तुम सोई नहीं अभी तक? दोस्तों, आखिर कौन दे रहा है विवान खन्ना को मात? आखिर यह तीसरा इंसान कौन है? आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में आ गया है कोई तीसरा दुश्मन जो विवान खन्ना का दुश्मन और क्रिश से दोस्ती करना चाहता है।
तो आगे की कहानी से जुड़े रहिए। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।